हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि भारतीय आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न हैं। यहाँ पर टोटल हम लोग 40 प्रश्न लेने वाले हैं और ये टोटल 40 प्रश्न केवल और केवल हिंदी माध्यम में है। इससे पहले भी हमने जो है 40 प्रश्न आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहां से जाकर के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 41 में क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे पहले कब जनगणना का कार्य किया गया था। तो हम लोग जानते हैं 1951 में यानी कि 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत के अंदर में जनगणना का काम शुरू किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 की जो जनगणना है वो पहली जनगणना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यानी कि क्वेश्चन संख्या 42 है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है। मतलब कि डेवलप्ड इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, तो विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी होगी। क्या यहाँ पर पूंजी की दर उच्च होती है, पूंजी निर्माण की दर हाई होता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल बात सही है। अधिक जो है वो यहाँ पर लोगों का उच्च जीवन स्तर होता है, ये भी बात सही है। उच्च तकनीक का यहाँ पर जो है वो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 43वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से, है ना, निम्नांकित में से किस अवधारणा को प्रायः विकसित देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है कंसेप्ट कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि आप समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि, फिर है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर है यहाँ पर सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 3 तरह के कंसेप्ट हैं जो कि अलग अलग जो है बात यहाँ पर करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विकसित देशों के बारे में। तो विकसित देश जो है वो ना सारी चीज़ें सुख सुविधाएं अपनी जुटा चुकी होती है और सिर्फ वो चाहती है कि बस ये जो मात्रात्मक रूप से हमें चीज़ें मिल रहा है, ये जो उत्पादन का स्तर बना हुआ है, ये बस बना रहे। अब उसी चीज़ को मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि विकसित देशों के संदर्भ में जो कंसेप्ट प्रयुक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि से मतलब होता है। यहाँ पर गुणात्मक जो है ना विकास की बात हम लोग नहीं करते हैं, गुणात्मक सुधार की बात हम लोग करते हैं आर्थिक विकास में, ठीक है। हालांकि आर्थिक विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बात होता है। और जो यहाँ पर सतत विकास है, इसके अंदर हम लोग प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ में हम लोग फ्यूचर जनरेशन की भी बात करते हैं। मतलब सतत विकास में हम लोग वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भविष्य वाली पीढ़ियों का भी, यानी कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं सतत विकास के अंदर। लेकिन आर्थिक विकास में हम लोग बात करते हैं कि देश के अंदर में गुणात्मक, मात्रात्मक और संस्थागत रूप से चीज़ें सुधार में होनी चाहिए। और लेकिन आर्थिक समृद्धि में हम लोग बात करते हैं कि परिणात्मक रूप से या फिर मात्रात्मक रूप से देश के अंदर में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये जो डेवलप्ड नेशन है, इसके केस में हम लोग जो है वो आर्थिक समृद्धि के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 44वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड, देखो एक शब्द है यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग हम लोग विकासशील देशों के संदर्भ में करते हैं या फिर अर्ध विकसित देशों के संदर्भ में करते हैं, ठीक है। यानी कि अल्प विकसित देशों को हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था या तीसरा दुनिया कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 45। क्या कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा डेवलपिंग नेशंस का, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी होगी। क्या यहाँ पर अधिक जनसंख्या का दबाव होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर पूंजी निर्माण की दर निम्न स्तर का होता है, ये भी सही है। और भी क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे विकासशील देशों के संदर्भ में, ठीक है। क्योंकि विकासशील देश में जनसंख्या अधिक होता है तो जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, यानी कि रेट कम होता है, निम्न दर का होता है। औद्योगिक रूप से पिछड़ापन भी होता है। उपरोक्त सभी जवाब आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे विकासशील देशों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकासशील देशों में होते हैं, देखिए विकासशील देशों में एक निजी
शिशु मृत्यु दर होता है? नहीं भाई, चूंकि स्वास्थ्य का स्तर यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं होता तो मृत्यु दर अधिक होती है, जबकि यहाँ पर कह रहा है निम्न दर, नीची दर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आय के वितरण में ऊंचे स्तर की समानता? बिल्कुल नहीं ठीक है, ये कभी भी हो ही नहीं सकता देश के भीतर, खास करके विकासशील देश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आय की असमानता ज़्यादा पाई जाती है ना। उच्च स्तर की समानता तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है विकासशील देशों के संदर्भ में। अशिक्षा की नीची दर, अशिक्षा मतलब शिक्षा की नीची दर होती है, अशिक्षा की नीची दर क्या होगा भाई, है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अशिक्षा की नीची दर। ठीक है, अशिक्षित लोग कम होते हैं, है ना, अशिक्षित लोग कम होते हैं? नहीं, अशिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना, शिक्षित लोगों की संख्या कम होती है। शिक्षित लिखता तो यहाँ पर बात हम लोग करते। फिर अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो जानते हैं हम लोग आर्थिक दृष्टि से यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक पिछड़ा हुआ देश की विशेषता कौन सा नहीं होगा? क्या यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है? ठीक है, बिल्कुल निम्न प्रति व्यक्ति आय तो होता ही है। उच्च मृत्यु दर ये भी होता है। ऊंचे स्तर की निरक्षरता, ऊंचे स्तर की निरक्षरता क्या ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश की विशेषता नहीं है? ऊंचे स्तर की निरक्षरता, ठीक है, ये भी होगा। ऊंचे स्तर का जीवन स्तर नहीं होता है, ठीक है, ऊंचे स्तर का जीवन स्तर नहीं होता है, पिछड़े हुए देश की विशेषता ये नहीं है, बल्कि ये वाला जो विशेषता है ये विकसित देशों की विशेषता है। चलिए, हो गया है बात क्लियर। आगे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 48। 48वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए, अल्प विकासशील या फिर अल्प विकसित देशों की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर पूंजी निर्माण का तो अभाव होता ही है, गरीबी अधिक होती है, निर्धनता जिसको कहते हैं पॉवर्टी कहते हैं अंग्रेजी में, पूंजी निर्माण की दर जो है वो धीमी रहती है। तो इनमें से सभी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प विकसित देशों के संदर्भ में ये सारी समस्याएं बनी रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन संख्या 49। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का वैकल्पिक नाम क्या है? देखिए, अल्प विकसित का मतलब होता है कम विकसित या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था या फिर पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर तीनों नाम दिया हुआ है ना। निम्न विकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं यानी कि कम विकसित, अल्प का मतलब होता है कम या फिर थोड़ा, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, वैसे ही यहाँ पर होता है थोड़ा सा विकास हुआ है थोड़ा है बाकी। तो यहाँ पर कह सकते हैं निम्न विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अल्प विकसित जिसको कहा जाता है, अर्ध विकसित मतलब थोड़ा सा विकास किया हुआ है, और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा होती है उस मामले में यहाँ पर देखेंगे तो पूंजी निर्माण की दर कम रहती है, राष्ट्रीय आय कम रहता है, प्रति व्यक्ति आय कम रहता है, मतलब कि सारे मामलों में पिछड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को। तो इनमें से सभी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं हम 50 पर। 50वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता होगी भाई? यहाँ पर कृषि प्रधानता है, बिल्कुल बात सही है। ज़्यादातर लोग देश के कहाँ पर लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जहाँ पर अकुशल श्रमिक ज़्यादा जो है काम कर रहे हैं, इसीलिए भारत के अंदर में छिपी हुई बेरोजगारी का स्वरूप ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा देख लीजिए, न्यून प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटा इनकम जो हो भारत के अंदर में कम है, ये भी बात सही है। बृहद बेरोजगारी, बृहद मतलब व्यापक बेरोजगारी, ज़्यादा बेरोजगारी, तो ये भारत के अंदर में तो है ही। तो यहाँ पर इनमें से सभी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या जो है वो 51वें नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किस व्यवसाय को कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। कृषि को इसलिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारत के अंदर में क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारे देश के लोग कार्य में लगे हुए हैं वो है प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है कृषि जो है वो प्रमुख रूप से शामिल है, जिसके अंदर देश की जो है वो लगभग जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या यानी कि कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 52, ठीक है, क्या कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था का
क्या अर्थ है? देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब दो अर्थव्यवस्थाएं आपस में किसी भी तरह के किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन नहीं करती हैं, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसके अंदर हम आयात निर्यात नहीं करते हैं, यानी कि आयात निर्यात बंद होना ही वास्तव में बंद अर्थव्यवस्था होता है। अब आ चुके हैं हम 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर भूमि, वन, खनन सभी को शामिल किया जाता है। पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, इस तरह की सारी चीजें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 54 में क्या कह रहा है? 54 में कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम लोग कहाँ पर लगे हुए हैं? मैक्सिमम जो लोग हैं भारत के, वो कहाँ पर काम में लगे हुए हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जहाँ से हमें जो वो अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। लेकिन ये जो है वो योग्यता के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर लोगों को जो है वो रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन रोजगार के अवसर उतने चूंकि विकसित नहीं हो पाते, तो फिर आखिरकार लोग जो वो कृषि क्षेत्र में लग जाते हैं। हालांकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कृषि क्षेत्र के अंदर अच्छी आय जो है वो सृजित नहीं हो पाती, क्योंकि मौसम पर यह मुख्य रूप से डिपेंड करता है, जिसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। इसी वजह से कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। आगे आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 55 क्वेश्चन संख्या देखो क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर देता है ना, ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और इसी का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र का काम ही है एक वस्तु को दूसरी वस्तु में तब्दील कर देना या फिर उसको बदल देना। जैसे लकड़ी से हमने बेंच बना दिया, लड़की से नहीं करें, लकड़ी से बेंच बना देना क्या है? तो ये हमारा जो है द्वितीयक क्षेत्र का ही कार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र, जिसके अंदर हम लोग दो जो है वो उप क्षेत्र की बात करते हैं। एक होता है निर्माण और एक होता है विनिर्माण। ठीक है, निर्माण और दूसरा क्या है? विनिर्माण। निर्माण के अंदर हम लोग जो है वो ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जो समझ लो कि स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, वो हमारा कहाँ शामिल होगा? निर्माण क्षेत्र के अंदर शामिल होगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन में शामिल होता है हमारा पुल, डैम, सड़क, बिल्डिंग, ये सब सारा जो है निर्माण क्षेत्र का है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र का ही एक उप क्षेत्र होता है यहाँ पर। और दूसरा है विनिर्माण, जिसको हम अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा? जैसे कि कॉपी का उत्पादन, कलम का उत्पादन, दवाइयों का उत्पादन, मोबाइल का उत्पादन, कंप्यूटर का उत्पादन, ये सब जो है विनिर्माण के अंदर शामिल किए जाएंगे। मतलब जहाँ पर चल संपत्ति होती है वो है विनिर्माण, और जहाँ पर अचल संपत्ति बनता है वो होता है निर्माण। अचल संपत्ति मतलब जो स्थिर संपत्ति होती है, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग, रोड, सड़क, जहीं बना है वहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वो निर्माण के अंदर शामिल किया जाता है। और दवाइयाँ, कॉपी, कलम, कंप्यूटर सब विनिर्माण के अंदर शामिल किया जाएगा, क्योंकि उन वस्तुओं को हम एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से, तो विनिर्माण में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को शामिल किया जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया है आपको। यहाँ देख सकते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र नाम दिया जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र, या फिर इसको आप सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी तरह की सेवाएं यहाँ पर होती है तृतीयक क्षेत्र में, वो सभी सेवाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों को मदद पहुंचाती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या आपका कौन सा होगा? 58। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिवहन को, है ना, परिवहन सेवाओं को शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, परिवहन जो है वो क्या है, यानी कि ट्रांसपोर्ट को आप कहाँ पर शामिल करेंगे? तृतीय क्षेत्र के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि परिवहन सर्विस एक तरह का ट्रांसपोर्ट सर्विस को आप शामिल करते हैं तृतीय क्षेत्र के अंदर। तृतीय क्षेत्र का ही दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र, या आप इसे सहायक क्षेत्र कहते हैं। आ चुके हैं हम क्वेश्चन संख्या 59 पर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र में
किसे सम्मिलित किया जाता है? आज तक आपने शायद सुना है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, सुना भी होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर सुना है। तो चतुर्थक क्षेत्र भी होता है अर्थव्यवस्था का, ध्यान रखना, जिसके अंदर बौद्धिक गतिविधियां शामिल की जाती है, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो बौद्धिक गतिविधियां होती है ये चतुर्थक क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। जो कृषि गतिविधियां हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, और औद्योगिक गतिविधियां आपका जो है द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 60 पर। 60 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जानते हैं आप सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में यानी कि राष्ट्रीय आय में, वो किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हो सेवा क्षेत्र का है। लगभग आप कह सकते हैं 53% जो हमारी इनकम जनरेट होती है भारत की, वो सर्विस सेक्टर से होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र से होता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो, और प्राथमिक क्षेत्र से योगदान बहुत कम है, लगभग आप 17.5% आसपास समझ सकते हैं, बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। जबकि यहाँ पर लोग आज भी जो है वो 40% से एबव लोग जो वो कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है उसमें तो ज़्यादा है, लेकिन जब इनकम जनरेशन की बात करते हैं तो बहुत कम आय यहाँ से सृजित हो पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 61 कह रहा है क्या कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? देखिए आर्थिक विकास जब भी हम लोग बताते हैं तो इसके लिए कौन कौन से जो है चीज़ें बताई जाती है। ये कहा जाता है कि देश के अंदर में जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए, लोगों का आर्थिक कल्याण जो है बढ़ना चाहिए। तो ये सब तीनों जो है आधार लिए जाते हैं जब आर्थिक विकास को डिफाइन किया जाता है ना, तो उस समय ये कहा जाता है इंडिकेटर के रूप में कि राष्ट्रीय आय बढ़ना चाहिए, है ना, इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए, लोगों का जो है ना आर्थिक कल्याण का सूचकांक बढ़ना चाहिए। तो ये तीनों आधार को लिया जाता है आर्थिक विकास के कंसेप्ट को समझाते समय, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन संख्या 62 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि आर्थिक विकास मापने के लिए, है ना, किस विधि मापने गलत लिखा हुआ क्वेश्चन देखो, आर्थिक विकास मापने के लिए कौन सी विधि या फिर किस विधि की मान्यता दी जाती है? ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए कौन सी विधि को मान्यता दिया जाता है भाई? तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं आर्थिक कल्याण को, बिल्कुल बात सही, आर्थिक कल्याण को तो देखते ही हैं, लोगों का वेलफेयर बढ़ना चाहिए। आर्थिक विकास की बात करते हैं तो तभी तो हम लोग को पता चलता है ना, कि आर्थिक विकास सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लोगों का कल्याण बढ़ा हुआ है तो हम समझते हैं कि आर्थिक विकास उस देश का हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है तब भी हम लोग समझते हैं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय बढ़ा है तब भी आर्थिक विकास समझेंगे। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 63 कह रहा है कि भारत में हिंदू वृद्धि दर, है ना, हिंदू वृद्धि दर खालिस्तान वृद्धि दर से संबंधित है। देखिए हिंदू वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? हिंदू वृद्धि दर का मतलब होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी उस देश का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देख लीजिए 64 में क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर, है ना, विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? तो ये थे राजकृष्णन, ध्यान रखिएगा, राजकृष्णन ने ही जो है वो इस बात को दिया, जो कंसेप्ट हमारा है विकास की हिंदू दर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 65 में क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? क्या केवल चालू मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है या फिर स्थिर मूल्यों के आधार पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? दोनों आधार यहाँ पर लिए जाते हैं राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते समय। लेकिन ध्यान रखना कि चालू कीमत पर जो हमारी यहाँ पर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा रही है, ये हमारा होता है केवल मौद्रिक जीडीपी, जिसको हम अंग्रेजी में नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। मतलब कि इससे हमारा जो है ना देश का आर्थिक कल्याण बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना जब हम लोग स्थिर मूल्यों पर बात करते हैं जीडीपी या फिर राष्ट्रीय आय, तो उस समय इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी यही होता है हमारा, ठीक है, जो कि स्थिर मूल्यों पर मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 66 कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी को कहते हैं। तो मैंने भी बताया स्थिर कीमतों पर जब जीडीपी होगा तो उसको हम लोग रियल जीडीपी या फिर वास्तविक जीडीपी कहते हैं, जहां पर कीमत स्थिर रहता है और उत्पादन बढ़ने की वजह से देश का जीडीपी बढ़ता है। तो वो देश के लिए अच्छा होता है क्योंकि कीमत स्थिर होगा और उत्पादन फिर भी जो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिल पाएगा वस्तुएं या सेवाएं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 67 क्या कह रहा है कि भूमि, भवन, मशीन और उपकरणों की खरीद में खर्च की गई मुद्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको हम लोग निवेश कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर इन सारी चीज़ों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से दोबारा से हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो कि एक उत्पादक के लिए ये सब सभी चीज़ें क्या होती है? स्थिर परिसंपत्ति होता है, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक प्रयोग में लाया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 68 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या देखिए 68 कह रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति, है ना। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य क्या होता है? वस्तु का मूल्य जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है मुद्रास्फीति के समय में, और मनी वैल्यू यानी कि मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। मतलब मुद्रा की औकात कम हो जाती है और मुद्रास्फीति के दौरान वस्तु का मूल्य क्या होता है? तो बढ़ जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है लेकिन मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 69 क्या कह रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अभी जो आपने देखा लगातार कीमतों का बढ़ना क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई कहलाएगा या फिर इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन संख्या 70 पर। 70 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तु का मूल्य, ये तो हम लोगों ने कर लिया ना, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या जो वो 71 क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, किसको फायदा होता है ना। लेनदार को या देनदार को, या बैंक को या नागरिक को? तो किसको फायदा होगा? लेनदार को। ठीक है, लेनदार को कैसे फायदा होगा? क्योंकि इसके पास अगर मनी ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे तो इस वक्त वो ज़्यादा जो है परचेजिंग पावर होगी, उसके पास ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेगा। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि वस्तु महंगा हुआ है, मुद्रा थोड़ी ना महंगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है वो कौन सा हो जाएगा? 72 नंबर में क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति में बचत का सबसे अच्छा साधन है। देखिए बचत का सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा मुद्रास्फीति के समय में? कि हम क्या करें, महंगाई आ चुकी है तो वस्तु ना खरीद करके हम क्या करें? शेयर, सरकारी बॉन्ड्स वगैरह खरीद लें, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। सरकारी बॉन्ड को अगर हम परचेज करते हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम भी जनरेट करेगा और निश्चित तौर पर हम जो अपना परचेजिंग पावर भी बाद में बढ़ा सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर जो है वो दूसरे को उधार देते हैं तो इससे हमें फ़ायदा नहीं है उस टाइम। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति है, महंगाई है, तो उस वक्त कोई देना भी नहीं पसंद करता हालांकि। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 72 क्या कह रहा है कि किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एजेंसी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका नाम है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको हम ISI कहते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक है, यही जो है देश के अंदर में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है वो आपका आ चुका है 74 में क्या कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग, पता है वित्त आयोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो आप जानते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में है वित्त आयोग का गठन? यहाँ पर तो 280 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 280 में जो है जिक्र किया गया है वित्त आयोग के गठन के बारे में। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वो उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन संख्या 75वें क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग जो है वो कौन गठित करते हैं? आपको पता है राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर गठित करते हैं वित्त आयोग को, यानी कि फाइनेंस कमीशन को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन संख्या है 76।
76 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नाम है उनका AN सिंह, उनको नाम दे देते हैं। ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे, NK सिंह लिखा हुआ, हाँ NK सिंह, सॉरी बिल्कुल NK सिंह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। NK सिंह जो है वो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना, NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 77वें नंबर में क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो हम लोग जानते हैं महबूब उल हक का नाम यहाँ पर, कि HDI को इन्होंने विकसित किया हुआ था। और महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के जो है वो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही जो है वो HDI को विकसित किया हुआ था। चलिए, और यहाँ पर जो है अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कलकत्ता के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। देखिए, इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार की बात 1969 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुआ था? 1969 से, क्योंकि 1968 तक जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक्स शामिल नहीं था, और 1968 में ही पहली बार जो है वो नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया। और वर्ष 1969 में पहली बार आप कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था, तो वो दुनिया के पहले इंसान हैं रैगनर फ्रीस। कौन है? रैगनर फ्रीस को वर्ष 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1970 में सैमुअलसन एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, 1970 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी प्रकार से अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से 1998 में जो है सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं 1998 में ही अमर्त्य सेन को जो वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन संख्या 79 क्या कह रहा है कि ये तो गलती लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित में से, आप ऐसा पढ़ लेना, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ पर कौन एक भारतीय अर्थशास्त्री? भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, जो कि देश के लिए प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने इंडिया के अंदर में जो वो LPG का कंसेप्ट दिया है, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो कंसेप्ट है वो मनमोहन सिंह जी ने जो वो दिया हुआ, इनका योगदान है इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं, और एक बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत के लिए। तो ये जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रखना, जो कि भारत के लिए प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन सिर्फ हम लोग देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन संख्या देखो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में सम्मिलित नहीं है। तो HDI में किसको शामिल नहीं किया गया? जीवन प्रत्याशा को, ये तो शामिल है ही, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। प्रौढ़ साक्षरता भी जो है वो शामिल है, और वास्तविक पर कैपिटा इनकम ये भी शामिल है, लेकिन सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? D सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ढंग से हम मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।